Assalamualaikum dear students. So, beta, as you see here, that today's topic I'm going to discuss with you that is the problems faced by the railway transport. So बेटा आपको पता है कि अर्लियर टॉपिक में मैंने आपको क्लियर किया था दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये जो रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या है, या उसके अलावा हम देखेंगे जो गेज इन मीटर्स यानी जो विड्थ बिटवीन द टू रेल्स है, तो ये कौन से मतलब दिस बिटवीन द टू रेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है, मतलब जो पटरी की विड्थ होती है, वो हमने देखा पिछले टॉपिक में। यानी उसमें हम देखते हैं कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज क्या होता है। तो जो एक पटरी की विड्थ होती है जिस पे ट्रेन व्हीकल रन कर रहा है, तो ब्रॉड गेज हम बोलते हैं वो मोर देन मीटर होता है, 1.67 मीटर्स होता है। और जो मीटर गेज तो वो 1 मीटर होता है, और नैरो गेज वो यूजुअली मीटर से कम होता है, वो सारी मीटर से कम होता है, वो 0.762 भी होता है एंड 0.610, यानी 0. या हम देखेंगे दूसरे 610 से लेके 0.762 से इसके दरमियान जो होता है उसको बोलते हैं हम नैरो गेज। तो अब हम देखेंगे यही रेलवे जो है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो आप देखो चीप एंड क्विक ट्रांसपोर्ट है, और उसके अलावा हम देखेंगे ये जो चीप एंड क्विक ट्रांसपोर्ट है, या दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसका फिक्स टाइम होता है, ये प्रॉपर टाइम शेड्यूल टाइम है इसका। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेलवे ट्रांसपोर्ट, जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स फिर भी इस ट्रांसपोर्ट में है अभी। तो इस यानी रेलवे ट्रांसपोर्ट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू हियर हाईलाइट, दैट इज द मनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट द टिकट। मतलब एक रेलवे में अगर हम देखेंगे, रेलवे ट्रांसपोर्ट में आप देखो बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स, तो आप देखो थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को में डोंट लेना टिकट किसके पास है, कौन सा विदाउट टिकट है, तो ये थोड़ा हैक्टिक प्रोसेस होता है। तो जिसकी वजह से इस भीड़ में, इस क्राउड में बहुत सारी जो ये आप देखो क्राउड ऑफ पैसेंजर जो होता है वहां पे, तो उस क्राउड में आप देखो बहुत सारे ऐसे विदाउट द टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है रेलवे ट्रांसपोर्ट को, मनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट द टिकट, यानी बहुत सारे इसमें टिकट के बगैर ट्रैवल कर रहे हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि ये उन विदाउट टिकट को ये भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतने बड़े ट्रेन में आप देखो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, तो आप देखो उसमें तो कॉमन सेंस है कि बहुत सारे पर्सन तो छुप भी सकते हैं विदाउट दिस टिकट। सो क्योंकि इतने लोगों को दिस एग्जामिन करना यानी आप देखो वो बहुत ही एक्टिव होता है, तो जिसकी वजह से आप देखो ये विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इसको। दूसरा आप देखो थेफ्ट्स एंड डैमेजेस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। उसके बाद आप देखो रेलवे में भी आप देखो पैसेंजर्स के दिस सामान को, गुड्स को, या उसके अलावा रेलवे प्रॉपर्टी जो होती है उसमें खास आप देखो ज्यादा थेफ्ट्स एंड डैमेजेस होते हैं रेलवे में। रेलवे के अंदर आप देखो चोरी वगैरह, या चाहे वो रेलवे का सामान हो या आप देखो पैसेंजर का सामान हो, ये अभी भी यहाँ पे हमारे यहाँ रेलवे को बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि थेफ्ट्स एंड डैमेजेस रेलवे प्रॉपर्टी हो रही है। चाहे आप देखो कहीं स्टेशन पे, पटरी पे, या आप देखो व्हीकल जो रेल व्हीकल्स है, तो इनको बहुत सारे थेफ्ट्स एंड डैमेजेस होते हैं अभी भी। ये भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है रेलवे ट्रांसपोर्ट। अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चैन, अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चैन आप देखो ये क्या होता है, ये एक पर्पस के लिए ये चैन रखी गई है अंदर जो होती है। अगर कभी हमें मतलब इमरजेंसी में आप देखो ट्रेन को स्टॉप कराना पड़ेगा, कोई आप देखो इमरजेंसी हो गई है, तो वहां पे आप देखो एक ऑप्शन हमें दिया गया है कि जिस भी कोच में आप बैठे हो, जिस भी जिस ढाबे में बैठे हो आप, तो आप वहां पे एक चैन होती है सीट के इर्द गिर्द, उसको पुल करना अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। तो क्योंकि जनरली आप देखो रेलवे तो आप देखो फिक्स्ड प्लेसेस पे रुकती है, इसको ये आप देखो हर जगह पे नहीं रुकती है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हम देखेंगे तो चैन को पुल करना पड़ता है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए किसी भी ढाबे में, किसी भी क्लास स्लीपर क्लास में। तो आप देखो वहां पे ये चैन उस पर्पस के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मतलब एज ए फन दिस अननेसेसरी इसको पुल कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है, तो रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से आप देखो बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि एक ट्रेन को आप देखो जल्दी में रोकना पड़ता है जब भी उसको किसी ने चैन बोल की, तो जो ऑपरेटर होता है वो चैन सॉरी दिस चैन को पुलिंग की वजह से उसको ये एहसास होता है शायद कोई इमरजेंसी हो गई अंदर से, तो वो इसको रुकाने की कोशिश कर रहा है, वो इमरजेंसी रुका, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के खतरे ज्यादा होते हैं, क्योंकि
इतनी हाई स्पीड में ट्रेन को रुकाना, ये बहुत मतलब वो जल्दी जल्दी कर रहा है इसको रुकाने की कोशिश, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा खतरे होते, तो ये भी एक डेंजर है, ये भी एक प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप देखो इसको बराबर रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स विदाउट ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको लॉस ही हो रहा है। तो थेफ्ट्स एंड डैमेजेस ऑन द रेलवे प्रॉपर्टी वगैरह को बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने बड़े मतलब दिस वास्ट एस्टेट को लुक आफ्टर करना बहुत ही प्रॉब्लम है। तो आप देखो रेलवे की जो आप देखो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ब्रिजेस है, रेलवे कोचेस है वगैरह, जितना भी आप देखो स्टेशन वगैरह है, इनको वॉच वार करना है। तो ये एक थोड़ा दिस टफ वर्क है, तो जिसकी वजह से आप देखो डैमेज और थेफ्ट ज्यादा केस आते हैं। अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चैन, ये भी एक आप देखो क्लीननेस ऑफ ट्रेन्स एंड स्टेशंस, तो आप देखो ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखो इन स्टेशंस इन ट्रेन्स के अंदर आप देखो सफाई वगैरह की प्रॉब्लम भी आती है। तो इतने बड़े एरिया को सैनिटाइज करना, सफाई करना वगैरह स्टेशन उसको, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो इसको आप देखो क्योंकि पैसेंजर्स का क्राउड ज्यादा होता है, तो वो आप देखो ये प्रॉपरली क्लीननेस नहीं कर रही है, तो ये प्रॉब्लम है। एक तो इनको क्लीननेस की प्रॉब्लम आती है, बराबर क्लीननेस नहीं कर पाते हैं जितना आप देखो पैसेंजर्स का फ्लो होता है। तो ये क्लीननेस उतनी हद तक जो नहीं होनी चाहिए, जो प्रॉपर क्लीननेस सिचुएशन होनी चाहिए ट्रेन जोन नहीं हो पा रही है। तो दूसरा आप देखो अननेसेसरी पुलिंग, थेफ्ट्स एंड डैमेजेस होते हैं, मनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट, दीस आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेलवे नेटवर्क, अब देखो जो रेलवे नेटवर्क है, रेलवे ट्रांसपोर्ट, इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रही है। मतलब रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे नेटवर्क दिस सक्सेसफुल डेवलप होगा या अनसक्सेसफुल होगा, तो कौन से फैक्टर्स ऐसे, इसको कौन से फेवरेबल फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर, ये ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर या नेटवर्क आप देखो डेवलप होना चाहिए। और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप देखो ये अगर वो अनफेवरेबल बन गए, तो ये नेटवर्क, ये सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट दिस डेक्लाइन हो जाए। तो वही यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर्स को किया। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगर क्वेश्चन आए वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेलवे नेटवर्क, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग योर रेलवे ट्रांसपोर्ट है, रेलवे नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर वो फैक्टर्स फेवरेबल हो, अगर वो फैक्टर्स दिस नॉर्मली अवेलेबल हो, तो शायद ये नेटवर्क डेवलप हो जाए देवे। अगर वो फैक्टर्स आप देखो डेक्लाइन हो जाए, अनफेवरेबल बन जाए, तो ये रेलवे नेटवर्क डेक्लाइन हो जाए। तो इसलिए हम उन फैक्टर्स की वजह से सक्सेसफुल आंसर उनको बोलते हैं अफेक्टिंग द रेलवे नेटवर्क। ये तो प्रॉब्लम है। कौन कौन से अंदर ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, इसमें थेफ्ट्स के केसेस ज्यादा होते हैं, रेलवे डैमेज प्रॉपर्टी या पुलिंग ऑफ चैन वगैरह, नेसेसरी क्लीननेस उतनी नहीं होती है, और मनी पीपल ट्रैवल विदाउट कर रहे हैं टिकट। तो यहाँ पे आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स फेवरेबल हो, जो रेलवे मिनिस्ट्री है, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, रेलवे दिस डिपार्टमेंट जो है, अगर वो ये उनके फेवरेबल हो, फेवरेबल मतलब अगर वो आप देखो ऑनेस्टली काम करे, इस नेटवर्क को बढ़ाने की ऑनेस्टली से काम करे, जितना भी रेलवे नेटवर्क है, रेलवे डिपार्टमेंट जो है, वो इस रेलवे को बढ़ाने के लिए आप देखो ऑनेस्टली काम करे, तो ये आप देखो नेटवर्क डेवलप हो जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई आप देखो कोताही रह गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव आप देखो केयर नहीं करेगा, वक्त पे केयर नहीं करेगा, ऑनेस्टली काम नहीं करेगा, यानी इस फैक्टर पे, तो आप देखो ये उनकी डिसऑनेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव का डिसऑनेस्ट होना, केयरलेस होना, लापरवाही भर देना, तो ये आप देखो नेटवर्क डे बाय डे आप देखो डेक्लाइन हो जाए। अगर वो स्टेशंस को प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, स्टेशंस पे आप देखो प्रॉपर दिस अवेलेबिलिटीज, फॉर एग्जांपल वहां पे जितने भी अवेलेबिलिटीज होनी चाहिए, या आप देखो इनको वक्त पे रिपेयर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल दैट इज द जो पटरी वगैरह होती है इनको नहीं करेंगे, स्टेशन को नहीं करेंगे, रेलवे कोचेस वगैरह को वक्त पे नहीं करेंगे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर का काम है। इसको इस डिपार्टमेंट को, इस रेलवे डिपार्टमेंट को आप देखो अदर बाकी चीजें भी होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, सैनिटेशन वगैरह होती है, कुकिंग वगैरह, जो फूड्स वगैरह रेल में होते हैं, या उसके अलावा आप देखो जो पैसेंजर्स है उनके लिए बाकी अदर फैसिलिटीज है, उनके लिए आप देखो ये अगर वो इनको लापरवाही बरतेंगे, इसमें आप देखो कोई ज्यादा तवज्जो, तो ये डे बाय डे ये डिक्रीज होगा ये नेटवर्क। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव आप देखो स्ट्रिक्ट हो, तो ये फंक्शन प्रॉपरली करेगा। ये आप देखो कोई डिसऑनेस्ट नहीं होगी, कोई लापरवाही केयरलेस नहीं होगी, तो कोई आप देखो डेक्लाइन नहीं होगा इसमें। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिम्मेवार पर्सन है, जो इसके आप देखो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है,
अगर वो लापरवाही देखेंगे, किसी भी चीज को आप देखो एग्जामिन वक्त पे नहीं करेंगे, केयरलेस बरतेंगे, आप देखो स्टेशन पे, रेलवे में, ट्रेन में, सैनिटेशन में, वाटर में, आप देखो जितने भी वर्क है, जितने भी मुलाजिम है, उनको आप देखो लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो शायद ये डेक्लाइन होगा। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर का है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर अगर ये सोचेगी कि हम नई रिपेयरमेंट करेंगे, कहाँ पे हमें रिपेयर करना है, कहाँ पे हमें एनहेंस करना है इनके ट्रेन वगैरह को, कहाँ पे हमें नई दिस नेटवर्क को डेवलप करना है, तो ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव का है। तो ये उन पे डिपेंड है, उनकी सोच पे डिपेंड है। अगर वो आप देखो एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे, सो दिस सेक्टर डेवलप्स। अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो आप देखो ये सेक्टर है। तो ये फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर। अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद पैसे होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव किसी को पर्सन को काम करने का गर्ज है, वो एफर्ट्स ले रहा है, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले उसको एफर्ट और कोशिश लेने के साथ साथ आप देखो इसको रिपेयर करना है, एनहेंस करना है, रेलवे नेटवर्क को, ट्रेन को एनहेंस करना, व्हीकल्स को एनहेंस करना, स्टेशन को एनहेंस करना, बाकी फैसिलिटीज वहां पे बढ़ा देना। तो ये सारी चीजें आप देखो ये हमें इकोनॉमिक फैक्टर से होंगे। तो आप नंबर ऑफ सिटीजन्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आप देखो दिस प्लेटफार्मस, या उसके अलावा आप देखो ट्रेन्स, नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाएंगे, या आप देखो उन एरिया में जहां पे रेल नहीं है वहां पे रेल फैसिलिटी। जैसे आप देखो कोनकान रीजन में आप देखो जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे आप देखो वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल था। वहां पे आप देखो फ्यू ही प्लेसेस पे पासेस थे जहां पे, तो आप देखो कोनकान रेलवे जो है उन्होंने आप देखो वेस्टर्न कोस्ट को भी कनेक्ट किया। उन्होंने वेस्टर्न घाट्स को, वेस्टर्न माउंटेन इंडिया के वेस्टर्न माउंटेन को काट के वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट किया है। तो आप देखो ये तभी पॉसिबल था कि जब उनके पास इकोनॉमी थी। आप देखो जम्मू कश्मीर को कनेक्ट किया गया है रेस्ट ऑफ इंडिया से, ये पॉसिबल था जब इनको एडमिनिस्ट्रेटिव को पैसे थे। आप देखो हजारों करोड़ का खर्चा जो आ रहा है इनको कनेक्टिविटी के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, ये होनी चाहिए। अगर ये पैसे होंगे तभी तो ये डेवलप होगा। अगर ये आप देखो पैसे अवेलेबल नहीं है तो ये नेटवर्क डेवलप नहीं होगा। सो दूसरा पॉइंट जो है, जो मेरा एम है, जो इफेक्ट कर रहा है, अगर इकोनॉमी होगी तो इट डेवलप्स, अगर इकोनॉमी ना होगी तो ये डेवलप नहीं होगा। तो इफेक्ट कौन कर रहा है, वेदर इफेक्ट नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, हमें यहाँ पे असर है। तो यानी इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी अफेक्टिंग एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आल्सो अफेक्टिंग। सो देन वन मोर फैक्टर दैट इज फिजियोग्राफी। अगर हम देखेंगे कुछ एरिया ऐसे है कि जहां फिजियोग्राफी रफ एंड टफ है, जहां पे हाईली एलिवेटेड माउंटेनियस एरिया है, सरफेस स्ट्रक्चर, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको डेवलप करेंगे। तो बहुत ही मुश्किल होता है वहां पे इसको डेवलप करना। सो जो रेलवे नेटवर्क है ये कुछ एरियाज में डेवलप नहीं होता है प्रॉपरली, या नहीं कुछ भी कर पाते हैं। तो वो फैक्टर कौन सा है, दैट इज द दिस फिजियोग्राफी। वो उस एरिया की फिजियोग्राफी पे डिपेंड है। चलो इकोनॉमी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव का फोर्स है पीछे से हम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम वहां पे होते हैं हम नेचर को यानी फेस वहां पे नहीं कर सकते। तो जो वहां पे नेचुरल हिंड्रेंस आ रही है दैट इज द फिजियोग्राफी। एरिया ऐसा फिजियोग्राफिकली है, वहां पे आप देखो दिस लेइंग ऑफ रेलवे दिस ट्रैक्स इज नॉट पॉसिबल, वहां पे पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखो जम्मू कश्मीर, आप देखो अर्लियर बहुत ही टफ था, यानी फिजियोग्राफिकली अगर हम देखेंगे माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस स्टेट है। सो दैट इज वाई अभी तक भी आप देखो इंडिया में 1857 से ट्रेन आ चुके हैं, लेकिन आप देखो अभी जम्मू कश्मीर में आप देखो पूरी आप देखो हम ये नेटवर्क डेवलप नहीं हो चुका है। तो रीजन क्या था, आप शायद किसी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव भी का फॉल्ट था, एडमिनिस्ट्रेटिव ने ध्यान नहीं दिया था पिछले 100 साल से। तो दूसरा आप देखो इकोनॉमिक फैक्टर शायद एडमिनिस्ट्रेटिव का, या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं सोच रही, नहीं वो इस बारे में नहीं सोच रही कि हम जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेंगे। ये तो जिसकी वजह से आप देखो पिछले 100 साल से आप देखो ये अभी भी कनेक्ट नहीं है। पिछले आप देखो यहाँ पे रेल नहीं थी, या ये ट्रैक नहीं था। आप देखो फ्यू ईयर से आप देखो विद इन दिस वैली है फ्यू किलोमीटर्स को, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, हम इसको नहीं बोलेंगे ये रेलवे नेटवर्क डेवलप हो चुका। तो तीसरा पॉइंट, शायद उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन तो यानी सोच रही थी, इकोनॉमिक भी शायद था, लेकिन फिजियोग्राफी उनको हिंड्रेंस कर रही थी। सो ये भी एक फैक्टर था फिजियोग्राफिक। तो आप देखो किसी जगह आप देखो हम डेवलप करना चाहते हैं, फिजियोग्राफी प्रॉब्लम आ रही है, किसी जगह इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, हम डेवलप करना चाहिए, इकोनॉमी हमारी कंडीशन ऐसे नहीं है, तो फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या किसी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव सोच नहीं रही है, समझ नहीं रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव का ध्यान ही नहीं है, उस एरिया ध्यान नहीं दे रही है। तो ये कुछ फॉल्ट्स होते हैं जो रेलवे को नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या यही अगर इफेक्टिव होंगे, यही अगर इनकी अवेलेबिलिटी होंगे तो रेलवे नेटवर्क को आप देखो दिस बूस्ट कर सकते हैं इस नेटवर्क को। सो क्वेश्चन आपका आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेलवे नेटवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड द फिजियोग्राफिक फैक्टर। सो दिस वाज द अबाउट द रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो नाउ लिसन,
वन मोर ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे जब हम डोमेन ऑफ अर्थ को यानी लैंड को इस्तेमाल करके हम जनरली आप देखो यानी बाय रोड्स पे भी हम कुछ व्हीकल्स चलाते हैं या जिनको ट्रेन्स बोलते हैं, ये रेलवे ट्रांसपोर्ट बन गया। सो ना पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो एक्चुअली आप देखो ये वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम कुछ सब्सटेंसेस को कैरी कर रही है व्हीकल्स में या रेलवेज में आप देखो या पैसेंजर्स वगैरह, तो हम उसको बोलते हैं कि रेलवे ट्रांसपोर्ट और दिस रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब देखो बेटा, आज हम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट डेवलप किया है कि जिसमें हम कुछ गुड्स को कैरी कर रही है इन द पाइप्स, यानी जहां पे आप देखो गुड्स को आज कैरी किया जाता है, मतलब ये पर्टिकुलर कौन से गुड्स होते हैं, लिक्विड और ये क्या होते हैं दिस गैसियस फॉर्म में, यानी जो स्टेट ऑफ मैटर में ये गुड्स लिक्विड और गैस हो, तो इनको पाइप के जरिए आप देखो दिस हॉलो सिलिंड्रिकल जो हो आप देखो एक इक्विपमेंट होता है उसके जरिए इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो ये भी आप देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पाइप हमें हेल्प कर रही है इस सब्सटेंस को एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाने में। जिस तरफ एक व्हीकल, एक आप देखो लैंड पे, एक आप देखो रोड पे एक व्हीकल, इस ट्रक या बाकी अदर कोई व्हीकल इस गुड़ को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसी रोड पे आप देखो एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है, जो रेलवे व्हीकल्स आप देखो दिस रेलवे ट्रैक पे आप देखो इस पर्टिकुलर पाथ पे आप देखो गुड्स को एक जगह से या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ रेलवे ट्रांसपोर्ट। इसी तरफ आप देखो एक और इक्विपमेंट का, एक और सब्सटेंस का इस्तेमाल करके उसके जरिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जनरली इसमें गुड्स, इसमें पैसेंजर्स नहीं होते हैं, रोड और रेलवे में पैसेंजर्स भी होते हैं, गुड्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ गुड्स भी वो पर्टिकुलर गुड्स जो लिक्विड और गैसियस मैटर में होंगे, तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो दैट इज द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इनको पाइप के जरिए किया जाता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखेंगे जो पाइप लाइन ट्रांसपोर्ट is a new network of transport, is a new network of transport on the map of India। अगर हम देखेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया देखते हैं तो आपको वहां पे मैप पे नजर आ रहे थे दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रैक्स आते हैं, रोड ट्रैक्स आते थे, या आप देखो मैप पे आपको दिस इनलैंड ट्रांसपोर्ट या ओशनिक ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट वजूद में आते हैं। आपको वहां पे मैप पे लाइन्स होते हैं कहां से कहां तक हमें बाई एयर कनेक्टिविटी है और कहां से हमें रोड कनेक्टिविटी है, कहां से रेलवे कनेक्टिविटी है या ओशनिक वाटर कनेक्टिविटी कहां से, तो ये ट्रांसपोर्ट आपको ऑलरेडी ये मैप पे आपको। लेकिन आप देखो रिसेंटली आप देखो कुछ इयर्स बैक अगर हम देखेंगे हमारे मैप पे आप देखो एक और ट्रांसपोर्ट वजूद में आ गया है, तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी आप मैप को आपको देखने मिले, क्योंकि हम इन पाइप्स का इस्तेमाल करके हम गुड्स को कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो यही है कि जो अराइवल हो चुका है एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज द ऑन द मैप ऑफ इंडिया, दैट इज द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन अर्लियर हम इनको कर रहे हैं कि हम वाटर के लिए कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम या किसी फिल्टर प्लांट से आप देखो इस जनरली इसको खाली वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इस वाटर को कैरी किया जाता था। लेकिन हम उस वक्त इसको नहीं समझते कि ये ट्रांसपोर्ट वगैरह है, हम उसको वाटर जो हमें इंडस्ट्री को नीड होती है या एग्रीकल्चर को या किसी आप देखो डोमेस्टिक नीड को, किसी सेटलमेंट सिटी एरिया को आप देखो जो वाटर ट्रांसपोर्ट खाली उसके अलावा इनको नहीं किया जाता था। नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द ऑयल एंड द नेचुरल गैस फील्ड्स। तो आप देखो आज क्या इनका किया गया है, तो आज हम देखते हैं कि जो ऑयल फील्ड्स होते हैं, ऑयल फील्ड से इसको यहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द रिफाइनरी, यानी जो रिफाइनरी ऑयल जो क्रूड ऑयल होता है, इस लिक्विड ऑयल को, इस क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिफाइनरी थ्रू दिस पाइपलाइन। सो दिस इज अ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। और इवन यहां पे रिफाइनरी करने के बाद रिफाइनरी जो क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही है, सो रिफाइनरीज क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत सारी रिफाइनरीज आप देखो कनेक्ट है आज, ये डिफरेंट सिटीज को या डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन इंपॉर्टेंट सिटीज को ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। आप देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस सिटी को पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिटी को, या अदर आप देखो जो इसके बाई प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट इनको भी कनेक्ट कर रही है।
तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम देखेंगे, जितने भी आप देखो ऑयल फील्ड्स है, वो जनरली वहां से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाने के लिए पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अर्लियर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे व्हीकल्स के जरिए, लेकिन आज जो नैरो अराइवल ऑफ मैप पे हुआ ट्रांसपोर्ट, दैट इज द पाइप, या उस रिफाइनरी से या उस ऑयल फील्ड से ही उस रिफाइनरी से डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाया जाता है पाइप्स के जरिए, चाहे ये ऑयल हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, आई मीन जो नेचुरल गैस वगैरह हो, जहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस फील्ड से आप देखो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द रिक्वायर्ड प्लेस, जहां तक इसको पहुंचाया जाता है। सो वन मोर थिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड, जो ऑयल नेचुरल ऑयल फील्ड्स है, ऑयल गैस फील्ड्स है, टू द रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल प्लांट्स, यानी जो बड़े बड़े बिग थर्मल प्लांट्स है जहां पे आप देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो उन इलेक्ट्रिक प्लांट्स को जिस पेट्रोलियम की जरूरत होगी, डीजल की जरूरत होगी या किसी गैस की जरूरत होगी टू रन द मशीनरी, उनको डायरेक्ट पाइपलाइन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, व्हीकल से उनको नहीं ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये वो एक्सपेंसिव होता है, ये चीप होता है। जहां से ऑयल फील्ड से ऑयल निकाला जाता है वो रिफाइनरी तक कनेक्ट किया, रिफाइनरी में इसको प्यूरिफाई करके आप देखो अदर पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज, थर्मल प्लांट्स या बाकी अदर आप देखो केमिकल प्लांट्स, अदर बाकी सिटीज को कनेक्ट किया गया है। तो आई मीन यहाँ पे चाहे एक्सट्रैक्ट साइड से आप देखो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनरी से आप देखो, डिफरेंट एरिया तक इसको पहुंचाया जाता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है बाय द पाइपलाइन। ये इसका काम होता है, इस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का काम है। सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, यानी आप देखो आज इतनी टेक्निक बढ़ चुकी है, हम सॉलिड्स को, कुछ सॉलिड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में। देखो आप देखो ये कैसे ये सॉलिड्स पॉसिबल है, हम सॉलिड्स को सुलरी मटेरियल बनाते हैं। सुलरी मटेरियल मीन्स हम इनको फॉर एग्जांपल इस सॉलिड को हम यानी क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। वाटर के साथ मिक्स करने के बाद ये एक आप देखो दिस लिक्विड का टाइप का पेस्ट बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल मड, यानी मड प्लस वाटर, यानी आप देखो जब सॉइल या मड को आप कनेक्ट कर रहे हैं तो एक किस्म का मड, तो आप देखो सॉइल, तो आप देखो सॉलिड है और वाटर के साथ, तो ये पेस्ट जो बन इसको बोलते हैं सुलरी। इसी तरह आयरन ओर को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है दिस आयरन फील्ड से, तो उसको वाटर के साथ मिक्स करके सुलरी बनाया जाता है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड दिस मड भी हम कहेंगे, या वो रॉक स्टोन जो होते हैं, जो भी वो सबस्टेंस होगा। जैसे आप देखो जो आयरन ओर होता है, आयरन ओर इज द रॉक, वो रॉक एक्चुअली होती है, तो उस आयरन ओर को आप देखो वाटर के साथ मिक्स करके आप देखो एक पेस्ट बनाया जाता है जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरह जैसे हम मड और आप देखो वाटर को हम बनाएंगे, a mixture of mud and the water, a mixture of this iron ore and the water, that is known as the slurry material। तो याद यहाँ पे रखो, ये slurry material क्या होता है, एक्चुअली ये सॉलिड को यानी वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है, और मिक्सचर को हमें आसानी होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सॉलिड जनरली नहीं होगा। तो दिस सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, यानी ये स्लरी में जब कन्वर्ट किया जाता है, यानी इनके साथ जो वाटर मिक्सचर बनाया जाता है वाटर का। द फॉर इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। अगर हम देखेंगे फॉर इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज, जो हमारे इनलैंड लोकेशंस रिफाइनरीज है, इनलैंड बेटा मीन्स आप देखो ये लैंड पे, ये किसी कोस्टल एरिया के नजदीक नहीं है, ये रिफाइनरीज है। रिफाइनरी, सो रिफाइनरी इज द इंडस्ट्री विच रिफाइनस दिस पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके आप देखो उसको एबल टू यूज बनाती है, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही है। तो जो इनलैंड रिफाइनरीज है, एक तो आप देखो जो शोर पे रिफाइनरीज है, कोस्ट पे रिफाइनरीज है, और दूसरे इनलैंड मीन्स कोस्ट से अवे है इन द लैंड्स। कुछ रिफाइनरीज हमारे जो इनलैंड रिफाइनरीज है, फॉर एग्जांपल उनमें सबसे अगर हम देखेंगे बारोनी, मथुरा, एक तो है बारोनी,
माथुरा रिफाइनरी, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे बरौनी, माथुरा रिफाइनरी और पानीपत, ये सारी यहाँ पे कुछ रिफाइनरीज है जो पेट्रोलियम को प्रोडक्ट्स कन्वर्ट कर रही है। इन रिफाइनरीज आप देखो ये इनलैंड रिफाइनरीज है, मतलब इनलैंड का यहाँ पे है, ये दूर है कोस्ट से, और ये कोई ऑयल फील्ड या ऑयल या गैस फील्ड को नजदीक नहीं है। तो आप देखो इनको जहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनका काम होता है, यहाँ एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ काम होता है रिफाइन करना, जहां से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहां से। तो आप देखो यहां से इस ऑयल को, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कराना है तो ये एक्सपेंसिव होगा, क्यों ना हम रिफाइनरी यहां पे ही बनाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा। लेकिन फिर भी आप देखो हमारी कंट्री के अंदर कुछ रिफाइनरीज है, तो इन रिफाइनरीज को आज देखो हम कनेक्ट कर रहे हैं पाइप, जो फील्ड होता है, जो एक्सट्रैक्शन साइड होती है, वो डायरेक्ट वहां से आप देखो ये क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इनलैंड रिफाइनरीज को। अगर ये इनवाट पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ना होता तो इनलैंड रिफाइनरीज का सक्सेस होना, इनलैंड रिफाइनरीज का वजूद में आना पॉसिबल नहीं था। क्यों? हमें रिफाइनरी इसी के नजदीक करनी थी, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा एट दैट साइड। अगर हम रिफाइनरीज फील्ड यहां पे, रिफाइनरी यहां पे करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगा। अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए हमने एक और नया ट्रांसपोर्ट वजूद में लाया, सो दैट इज नोन एज द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से हमें लोकेशन पे कोई असर नहीं आया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इनलैंड रिफाइनरीज है वो आज सक्सेसफुल है, वो वजूद में आ चुकी है। इट इज बिकॉज ऑफ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, इट इज बिकॉज द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, माथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स, और उसके बाद बहुत सारे फर्टिलाइजर प्लांट जो इनलैंड फर्टिलाइजर प्लांट्स है, कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। यानी ये हम आज बोल रहे हैं यहां पे एग्जिस्ट है, ये सक्सेसफुल है इनलैंड रिफाइनरीज, क्योंकि जो जनरली एक्सट्रैक्ट साइट्स होते हैं वो आउटसाइड होती है, वो कोस्टल एरिया में होते हैं, वो ओशन में होते हैं, ऑयल वगैरह गैस। तो ये इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अगर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इनलैंड रिफाइनरीज या इनलैंड आप देखो गैस फर्टिलाइजर प्लांट्स वजूद में नहीं होते, उनको उसी के नजदीक जाना था जहां पे ऑयल फील्ड होगा, जहां पे एक्सट्रैक्शन साइट होगी, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखो यहां पे। तो ये आप देखो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ने आप देखो बहुत सारे इनलैंड रिफाइनरीज को वजूद में आया जो सक्सेस में नहीं थी अगर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ना होता। पाइपलाइन इज द हाईएस्ट, अगर हम देखेंगे जो ये दिस initially cost of laying a pipeline is high, but subsequent running cost of our mineral it rules out a शिपमेंट लॉसेस और डिले। तो आप देखो जो हमें पहले आप देखो ये पाइप को ले करना है तो जनरली इनिशियली हमें कॉस्ट आता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे फिर हमें कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं होता। लॉन्ग रन में हमें ये आप देखो चीप होता है, और लेकिन हम देखेंगे जो जनरली ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट होता है इनिशियली थोड़ा कॉस्ट आता है, लेकिन लास्ट में अगर हम देखेंगे ये ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत ही आप देखो फिर हमें दिस इनएक्सपेंसिव होता है, चीप साबित होता है, क्योंकि हम बहुत सारा मटेरियल विदाउट एनी कॉस्ट, ना कोई व्हीकल, वहां देखो आप देखो व्हीकल्स बनाने पड़ते हैं, रोड्स को मेंटेन करना पड़ता है, रेलवेज को मेंटेन, रेलवे व्हीकल्स वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह, ये चीजें वहां पे नहीं होती है। लेबर का खर्चा, उसमें लेबर ज्यादा आता है, उसके अलावा आप देखो व्हीकल्स को मेंटेन, रोड्स को मेंटेन करने में खर्चा ज्यादा आता है, और वहां पे अनलोडिंग लोडिंग वगैरह ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग वगैरह क्योंकि ये डायरेक्ट कंटिन्यूटी होती है दिस एक्सट्रैक्शन साइड टू द रिफाइनिंग साइड, तो जिसकी वजह से आप देखो ये बहुत ही दिस चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसने बहुत सारे इनलैंड रिफाइनरीज, बहुत सारे इनलैंड केमिकल प्लांट्स, बहुत सारे इनलैंड फर्टिलाइजर प्लांट्स को सक्सेसफुल बनाया, क्योंकि ये कनेक्टिविटी दे रहा है, इनलैंड वाले भी सक्सेसफुल हो गए। तो अगर हम देखेंगे यूजफुल इन ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ही यूजफुल इन ट्रांसपोर्टेशन है ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, यूजफुल इन ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जनरली ये पाइपलाइन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम, ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हम निकालते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, डीजल बनाया जाता है, बाकी पेट्रोल कैरोसिन वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द रिक्वायर्ड प्लेस। नेचुरल गैस को ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और सॉलिड्स इन सोलरी फार्म, हम सॉलिड्स को सोलरी हम उनको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, एक पेस्ट बना रहे हैं, तो एक मिक्सचर बना रहे हैं और वाटर को ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये यानी ये ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं कि यूजफुल ये जनरली यूजफुल होता है। दैट इज द पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, सॉलिड इंसुलेरी एंड वाटर। Important pipeline network. There are the three important networks of pipeline transport in the country. हमारी कंट्री में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे आप देखो रेलवे ट्रांसपोर्ट के, आप देखो इंपॉर्टेंट सॉरी वो रोड ट्रांसपोर्ट में आपने देखे रोडवेज, हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट वेज, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसी तरफ आप देखो रेल में भी आपने देखा मीटर गेज वगैरह ये टाइप्स। इसी तरफ हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट थ्री पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है हमारी कंट्री में। सो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।